तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इग्नू की क्लासेस में। और संकल्प के चैनल के माध्यम से आप सभी को क्लासेस जो है मिल रही हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो हिस्ट्री का एग्ज़ाम है BHIC 131, उसकी एक वीडियो पहले ही जो है अपलोड की जा चुकी है, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। और दूसरी वीडियो अब डाली जा रही है और तीसरी वीडियो कुछ ही घंटों में आपको मिल जाएगी। ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं अगर देखा जाए तो। और मैं आपसे फिर एक बार ये बात बताना चाहूँगा, आपको एक बार बोलूँगा कि प्लेलिस्ट में एक वीडियो और ऐड की गई है, इतिहास जानने के स्रोत, जिसमें इतिहास जानने के दोनों स्रोतों जो सोर्स है यानी कि पुरातात्विक और साहित्यिक दोनों के बारे में बताया गया है। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख ले एक बार, क्योंकि उसमें से एक क्वेश्चन आपका 100% पक्का आएगा और 20 नंबर का क्वेश्चन होगा। और अगर आप वो वीडियो और ये जो 2-3 वीडियो मैंने डाली है अगर आप ये देख लेंगे तो आपके लिए इतना इनफ है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब जगह समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। BHIC 131 भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 CE यानी कॉमन एरा तक। तो पहला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन इतिहास के लिए अशोक के जो अभिलेख है क्या अर्थशास्त्र से अधिक विश्वसनीय स्रोत हैं? कि अगर हम इतिहास जानने की स्रोतों की बात करें तो अशोक के अभिलेख क्या अर्थशास्त्र से ज्यादा अच्छे हैं या बेहतर हैं? पहली बात तो दोस्तों देखो ऐसा है, अशोक के अभिलेखों का अपना अलग महत्व है और अर्थशास्त्र का अपना एक अलग महत्व है। अर्थशास्त्र जो है इतिहास की मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था को काफी अच्छे तरीके से पेश करते हैं। तो अशोक के अभिलेख भी कहीं ना कहीं चीजों को समझाते हैं, अशोक की जानकारी देते हैं। लेकिन मौर्य एम्पायर को पूरे तरीके से समझने के लिए अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें अर्थशास्त्र के बारे में जरा हल्का सा बताया गया है, तो देखिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र यानी कि सप्तांग राज्य, यानी 7 तत्वों का राज्य। कहते हैं कि मौर्य काल जो था उसमें सप्तांग राज्य की अवधारणा पेश की गई थी कि जो मौर्य काल है वो 7 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। अब वो 7 तत्व अभी आगे आएंगे। अर्थात राज्य के 7 महत्वपूर्ण अंगों का वर्णन करता है। इसमें पहला है स्वामी यानी कि राजा, दूसरा है मंत्री यानी अमात्य, तीसरा जनपद क्षेत्र और जनता है, चौथा दुर्ग यानी किलेबंदी जो कि राजधानी हुआ करती थी, चौथा कोषागार यानी कि धन हुआ करता था, पांचवा हो गया, और छठा दंड यानी कि न्याय हो गया, और फिर आता मित्र यानी कि सहयोगी। तो ये 7 तत्व हुआ करते थे राज्य, जिनसे मिलकर एक अच्छा साम्राज्य उस समय बना करता था। और कौटिल्य ने यानी कि चाणक्य ने जब अर्थशास्त्र की रचना करी तो मौर्य एम्पायर में उसने सप्तांग सिद्धांत पेश किया था, सप्तांग थ्योरी, यानी 7 तत्वों का राज्य। और अर्थशास्त्र में वह राजा को प्रजा का पालक कहता है। इस ग्रंथ में मौर्य काल का निर्देशात्मक रूप से वर्णन किया गया। मौर्य काल को निर्देश दिए गए हैं कि राजा को किस तरीके से कामों को करना चाहिए। अर्थात यह आदर्श यह जो है आदर्श अच्छे राज्य की संकल्पना अवधारणा को प्रस्तुत यानी पेश करता है। तो इन्हीं कारणों से जो अर्थशास्त्र है वो कहीं ना कहीं विश्वसनीय स्रोत है अगर देखा जाए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साम्राज्य संबंधी विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर मौर्य साम्राज्य का मूल्यांकन कीजिए। साम्राज्य की पहले परिभाषा देनी है, उसके बाद मौर्य साम्राज्य का मूल्यांकन भी करना है। तो चलिए देखते हैं जरा। सामान्य दृष्टिकोण के अनुसार साम्राज्य जो है बेसिकली वो एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें केंद्रीय सत्ता का अधिकार विषम जातीय संस्कृति वाले विशाल भूभाग पर होता है। बेसिकली साम्राज्य का मतलब होता है कि एक विशाल भूभाग, एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल जहां पे विषम जाति अलग अलग जाति संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं और उसका संचालन एक केंद्रीय सत्ता यानी एक केंद्र सरकार करती है, उसको पूरे को कंट्रोल करती है। इस प्रकार केंद्रीय सत्ता किसी राजा या राजा के प्रतिनिधि या किसी राजनीतिक संस्था के हाथ में होती है, यानी कि जो शक्ति होती है वो राजा के हाथ में, राजा के उम्मीदवार के हाथ में या किसी संस्था सरकार के हाथ में होती है, जो विभिन्न क्षेत्रों को एक साथ बांधकर नियंत्रित रखता है। यह इंपेरियल यानी इंपेरियल वर्ड जो है लैटिन शब्द इंपेरियम से बना है। यह केंद्र में शक्ति के सीधे सीधे केंद्रीकरण की ओर संकेत करता है, यानी कि किसी केंद्र साम्राज्य में शक्ति जो है किसी एक केंद्र के पास होती है, इसकी ओर यह इशारा करता है। केंद्र राज्य क्षेत्र में सम्मिलित इकाइयों पर नियंत्रण रखता है, जैसे कि इंडिया में आपने देखा होगा इकाई यानी कि राज्य है और केंद्र में सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो अपने आने वाले सभी इकाई केंद्र जो राज्य हैं उन पे कंट्रोल रखता है। तो मौर्य साम्राज्य भी इसी प्रकार से नियंत्रण रखता था, जिनकी समान राजनीतिक पहचान बन जाती है। फिर प्राचीन काल के इतिहास में जो रोमन साम्राज्य था
उसको मानक यानी महत्वपूर्ण माना गया है और उसने कई सारे साम्राज्यों को एक साथ बांध कर रखा था, जिसमें सभी प्राचीनकालीन साम्राज्य भी आते थे, ठीक है, और जिसमें मौर्य साम्राज्य भी शामिल है। इन सब की तुलना भी की जाती है रोमन साम्राज्य के प्रशासन से। यह माना जाता है कि मौर्यों का मगध साम्राज्य एक केंद्रीकृत नौकरशाह साम्राज्य था। यानी मौर्य का जो मगध साम्राज्य हुआ करता था, तो वहां पे एक केंद्रीयकृत नौकरशाही प्रणाली थी, यानी कि केंद्र के कंट्रोल में सरकारी कर्मचारी काम किया करते थे। इस प्रकार के साम्राज्य विश्व के दूसरे भागों में भी विद्यमान थे, मतलब दूसरी जगह पर भी नौकरशाही प्रणाली काम किया करती थी। जो केंद्रीकृत नौकरशाही होती है उसमें सैनिक बल और व्यक्तिगत पराक्रम की सहायता से निर्मित होता है, यानी सैनिक बल और खुद की बहादुरी से प्रशासन को चलाया जाता है ताकि लोग जो है उसको स्वीकार कर सके, लोगों के काम बेहतर हो सके। इस प्रकार के साम्राज्य के निर्माण के पीछे लोगों का असंतोष, लोगों का गुस्सा, विक्षोभ और विरोध होता था। जहां पे साम्राज्य में अच्छी व्यवस्था नहीं होगी तो जाहिर सी बात है वहां के लोग गुस्सा होंगे, विरोध करेंगे। तो ऐसा ही मौर्य साम्राज्य में हुआ करता था कि लोग गुस्सा हो जाते थे, विरोध करते थे अगर वहां पे राजा उनको अच्छे प्रशासन या अच्छी नौकरशाही प्रोवाइड नहीं करवाता है, क्योंकि जनता खुद चाहती थी कि प्रशासन अच्छे रूप से चले, और अगर यदि राजा ये सब चीजें नहीं देता था, जनता उसका विरोध किया करती थी। साम्राज्य के संस्थापक अगर देखा जाए तो लोगों को शांति और व्यवस्था का आश्वासन देते थे। यानी साम्राज्य का संस्थापक राजा जो था वो लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने का क्या देता था, आश्वासन यानी भरोसा दिया करता था। साम्राज्य के शत्रुओं यानी कि दुश्मनों की संख्या पर्याप्त होती थी। किसी भी साम्राज्य जब आगे बढ़ेगा, अच्छाई होगी तो बुराई भी आएगी, तो साम्राज्य आगे बढ़ता था तो दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती जाती थी, क्योंकि साम्राज्य की स्थापना में कुछ लोगों को बलपूर्वक हटाया जाता था। अपरंपरा से आ रही कुछ मान्यताएं भी टूट जाया करती थी। कई बार बदलाव आने पर क्या होता है, प्राचीन परंपराओं को भी क्या करना पड़ता है, नकारना पड़ता है। तो उस समय मौर्य साम्राज्य में भी ऐसा हुआ करता था। और नए राज्य क्षेत्रों में विस्तार नीति के कारण शत्रुता उत्पन्न होती थी, और जब भी नए क्षेत्रों का विस्तार हुआ करता था, नए साम्राज्यों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, तो उसमें और नई नई दुश्मनियां पैदा हुआ करती थी। तो मौर्य साम्राज्य का इस तरीके से आगे वो बढ़ाया जाता था। तो कहते हैं कि मौर्य साम्राज्य जब आगे बढ़ रहा था तो इसीलिए शासक राजा जो थे वो वैवाहिक विवाह की नीति अपनाया करते थे। साथ में कूटनीतिक गतिविधियों की सहायता से अपने मित्र यानी दोस्त बनाया करते थे। साम्राज्य को आगे बढ़ाना है, आपको पता होगा, तो राजा महाराजा एक शादी तो करते नहीं थे, शादियों के तो ढेर लगा दिया करते थे, 5-5 6-6 शादियां करते थे। तो उसका रीजन क्या था? और ऐसा नहीं है केवल कि इतिहास में अगर देखा जाए कि केवल सिर्फ मुस्लिम शासक हो या बाहर देशों के आए हुए राजाओं ने ही शादियां करी हो। जो भारत के प्राचीनतम काल के शासक रहे हैं, चाहे वो राजपूत रहे हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन धर्म के रहे हो, सभी ने विवाह की नीति को अपनाया है, एक से ज्यादा शादियां करी हैं। अगर आप इतिहास पढ़ोगे, चाहे राजपूतों के पढ़ो, चाहे आप किसी और भी वंश के पढ़ो, तो सबने ही कहीं ना कहीं अधिक से अधिक शादियां करी थी, क्योंकि उस समय एक नीति हुआ करती थी साम्राज्य को विस्तार करने की, साम्राज्य को आगे बढ़ाने की और दोस्त बनाने की। और राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ऐसे साम्राज्य एक केंद्रीकृत राज्य तंत्र का विकास किया करते थे, यानी एक सेंटर में एक पावर को रखा करते थे, एक राजा को, ताकि ऐसी ही नीति का पालन किया जा सके। और उसमें होता था क्या, जिसमें निर्णय होते थे वो एकाधिकार पर बल दिया जाता था, यानी फैसला किसी एक का चलेगा, चाहे राजा का चाहे सरकार का, तो ऐसी नीति का वो पालन किया करते थे। और अगर देखा जाए तो पुरानी जो परंपरागत या स्थानीय कबीलाई सत्ता थी उसका स्थान केंद्रीकृत राज्य तंत्र ने ले लिया। पहली से पुरानी चली आ रही जो स्थानीय कबीलाई परंपरा थी, जो समूह कबीलों में बटे थे, अब वो एक हो चुके थे और उन्होंने एक केंद्रीकृत राज्य तंत्र को जन्म दिया, यानी कि अब पूरे कबीलों पर सिर्फ एक का, किसी भी एक का कंट्रोल होगा और उसी की बात सभी को माननी पड़ेगी। संस्कृत में जो वर्ड है सम्राट, हम कहते हैं सम्राट जो है उसको संस्कृत में चक्रवर्ती कहा जाता है, और उसके राज्य क्षेत्र को चक्रवर्ती क्षेत्र कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, संस्कृत में सम्राट को चक्रवर्ती और उसके राज्य क्षेत्र को चक्रवर्ती क्षेत्र कहा जाता है। चक्रवर्ती क्षेत्र की स्पष्ट जो चर्चा है वो अर्थशास्त्र में की गई है। इसके अनुसार चक्रवर्ती क्षेत्र जो उस समय था मौर्य साम्राज्य का, वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, हिमालय से लेकर समुद्र यानी हिंद महासागर और 1000 योजन यानी किलोमीटर के भूभाग पर फैला हुआ था।
संभवतः अगर देखा जाए संभावना है कि अशोक के अलावा कोई भी इस चक्रवर्ती की उपाधि को प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए अशोक के चक्रवर्ती की उपाधि को लेकर या चक्रवर्ती शब्द को लेकर कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप यही आंसर लिखिएगा जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। ये पूरा आंसर उसमें एज इट इज आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और ये आंसर चल भी जाएगा। आगे आते हैं। इतिहासकारों का मत है, यानी इतिहासकारों का कहना है कि जो मौर्य राज्य है, मौर्य का राज्य निरंकुश राज्य था, यानी वहां पर सिर्फ राजा की चलती थी, जिसमें राजा साम्राज्य के सभी हिस्सों पर केंद्रीकृत प्रशासन के माध्यम से नियंत्रण रखता था। यानी निरंकुश राजा था, यानी अपनी ही सिर्फ बात मनवाया करता था। अब इस मत पर, इस विचार पर प्रश्न चिन्ह लग गया है, यानी इस पर कई सारी आलोचनाएं हुई हैं, पर यह स्पष्ट है कि मगध साम्राज्य ने गण समूह जैसे अन्य राजनीतिक संगठनों पर राजतंत्र की वर्चस्वता को स्थापित किया। लोगों के समूह भी बनाए थे जहां पे लोग खुद राजा की सत्ता को स्वीकार किया करते थे। अनेक इतिहासकार मौर्य राज्य के क्षेत्रीय विस्तार के कारण ही उसे साम्राज्य का दर्जा देते हैं, क्योंकि उसका क्षेत्रीय विस्तार बहुत दूर तक था, इसलिए उसको एक साम्राज्य का दर्जा दिया गया। इनके अनुसार साम्राज्य जो है उसके निर्माण में चंद्रगुप्त की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विदेशी दूसरे बाहर से आए हुए आक्रमणकारी हमलावरों के हमलों को रोका और पश्चिमी तथा दक्षिणी भारत में स्थानीय राजाओं को कुचल दिया था और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करी। इसका नाम रखा गया था मौर्य साम्राज्य। अगला क्वेश्चन आता है कि मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था पर प्रकाश डालिए, कि मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। चलिए देखते हैं। तो कहता है कि लगभग 300, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है काफी, लगभग 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के आरंभ के साथ भारतीय इतिहास में एक नई युग, एक नए समय की शुरुआत हुई। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित यह जो साम्राज्य था वो पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में बलूचिस्तान तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में चित्रदुर्ग तक फैला हुआ था। पुराणों के अनुसार अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त का पुत्र जो था और उत्तराधिकारी उसके बाद जो राजा बना उसका बेटा बना था बिंदुसार। और बिंदुसार नाम क्यों था मैंने बताया था, क्योंकि उसके माथे पर एक बिंदु था और उसी के कारण उसका नाम पड़ गया था बिंदुसार। और ये बिंदु कैसे आया था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य को किसी ने एक बार जहर देने की कोशिश करी थी, तो खाना हमेशा जो था पहले चखा जाता था फिर राजा को खिलाया जाता था, तो ये प्रथा थी। लेकिन एक बार खाने में जहर था और उस समय जो उनकी पत्नी थी वो गर्भवती थी, तो उसने उस खाने को खा लिया था। सबसे पहले उसने खा लिया था तो उसके पूरी बॉडी में जहर फैल गया था और उस समय बिंदुसार उनके पेट में था। तो माँ तो नहीं बच सकी, लेकिन बिंदुसार को तो बचा लिया गया, लेकिन उसके सर पे काफी ज्यादा जहर फैल गया था। उस जहर के कारण उसके माथे पर एक बिंदु का निशान आ गया था, उससे इसका नाम पड़ा था बिंदुसार। और इतिहास में इसको बोलते हैं अमित्र घात, यानी दुश्मनों का कातिल, कि बिंदुसार ने अपने सभी दुश्मनों का सफाया भी कर दिया था। ये बात भी इतिहास में बताई गई है। तो बिंदुसार की जो मृत्यु है उसके पश्चात राज सिंहासन के लिए, जब बिंदुसार मरा तो उसके बाद राज सिंहासन के लिए उसके पुत्रों में 4 वर्षों तक संघर्ष चलता रहा। उसके बेटों में भी लड़ाई हुई सिंहासन को लेकर और अंत में उसका उत्तराधिकारी जो बना वो बना अशोक, जिसे अशोक महान कहते हैं। अशोक के अनश्वर शिलालेख जो हैं, अभिलेख जो हैं और स्तंभ लेख, वो इस बात के साक्ष्य हैं कि अशोक के अधीन यानी कंट्रोल में मौर्य साम्राज्य का विस्तार पूर्व में असम और दक्षिण में तमिल राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में हुआ था। और आपको पता होगा कि 261 ईसा पूर्व के आसपास अशोक ने एक कलिंग का युद्ध लड़ा था, जो उसका आखिरी युद्ध था, जिसे और कलिंग को वर्तमान में हम बोलते हैं उड़ीसा। आते हैं, जब प्रशासन की बात कर रहे हैं तो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन को देखें तो केंद्रीय प्रशासन में सबसे पहले आता है राजा। यानी कि राजा की बात की जाए तो मौर्य शासन व्यवस्था के शिखर पर सबसे ऊपर यानी कि मेन जो बंदा था वो राजा हुआ करता था। राजा सत्ता का संचालक होता था, जो राज्य के 7 तत्वों यानी सप्तांग में सर्वोपरि सबसे ऊपर माना जाता था। उसका प्रधान काम, सबसे पहला काम था सामाजिक व्यवस्था को चलाना, अपराधियों को दंड देना और राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना उसका नैतिक कर्तव्य था। तो प्रजा की सुख शांति की जिम्मेदारी राजा के ऊपर थी। कौटिल्य के अनुसार राजा को अपनी प्रजा के विकास के लिए कार्य करने चाहिए। फिर आता है मंत्री परिषद। उच्च अधिकारियों में मंत्रियों का सर्वोच्च सबसे ऊंचा स्थान था।
मैगस्थनीज के अनुसार राजा की सहायता के लिए मंत्रियों की एक परिषद, मंत्रियों का समूह हुआ करता था, जिसके सदस्य अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध होते थे। मंत्री परिषद राजा की इच्छा पर अंकुश रोक लगाने का काम भी करती थी, क्योंकि उसे नीति और प्रशासन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषयों में परिषद की यानी मंत्रियों की सलाह लेनी पड़ती थी। अन्य पदाधिकारियों में पुरोहित, पुजारी, सेनापति, युवराज और अध्यक्ष हुआ करते थे, जो राज्य के आर्थिक मामलों में राजा की सहायता किया करते थे। फिर आता है सेना की बात करते हैं तीसरे पे। राजस्व का यानी लगान का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेना पर खर्च किया जाता था, क्योंकि विशाल सेना रखने के लिए खर्चा चाहिए, और खर्चा आएगा कहां से? जो लोगों से राजस्व लिया जाएगा वही सेना पे खर्च किया जाएगा। एक विशाल सेना के कारण ही सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारत का राजनीतिक एकीकरण हुआ। पूरे भारत पे कब्जा किया गया सिर्फ दक्षिण को छोड़कर, क्योंकि सेना अच्छी थी और विशाल थी। भारतीय परंपरा के अनुसार सेना के उस समय 4 विभाग हुआ करते थे मौर्य साम्राज्य में। जैसे हाथी सेना हुआ करती थी, रथ सेना थी, अश्वारोही घोड़ी वाली सेना थी, और पैदल सेना हुआ करती थी। और अर्थशास्त्र से यह भी पता चलता है कि दस्तों में 10 सैनिक हुआ करते थे। दस्ता यानी 10 सैनिक की टुकड़ी। कंपनी में होते थे 100 सैनिक, और बटालियन में होते थे 1000 सैनिक। राजा प्रधान सबसे बड़ा सेनापति, और बाकी सभी सेनापति सीधे उसके अधीन कंट्रोल में आते थे। मैगस्थनीज के अनुसार सेना सीधे युद्ध कार्यालय से नियंत्रित होती थी। युद्ध का एक कार्यालय ऑफिस बना हुआ था, जहां से सेना को निर्देश दिए जाते थे कि उन्हें कैसे कैसे क्या काम करना है। और इसके कार्यालय में 30 सदस्य होते थे, यानी जो सेना का कार्यालय है उसमें 30 मेंबर होंगे, और ये जो 30 सदस्य मेंबर हैं ये 6 परिषदों में बटे थे, यानी 5 6 30, यानी कि 30 लोगों को 6 भागों में बांट दिया 5-5 के ग्रुप में, और हर ग्रुप के पास कोई ना कोई युद्ध को लेकर के अलग से काम हुआ करता था। जैसे कि अभी एक और बताऊंगा प्रशासन के बारे में, तो और कुछ चीजें पता लगेंगी आपको, उसमें उदाहरण दे रखा है इसका। जैसे सब ऐसे बताता हूँ, जैसे मान लो 5-5 के 6 ग्रुप बना दिए, तो एक का काम है हथियारों की व्यवस्था करना, एक ग्रुप का काम 5 लोगों का। फिर दूसरे 5 लोगों का ग्रुप है खाने और पीने की व्यवस्था करना। तीसरे लोगों का काम है लोगों की मरहम पट्टी की व्यवस्था करना। चौथे का काम है कि जो पशु वगैरह जानवर हैं, हाथी या घोड़े, उनका रख रखाव करना, उनके चारे की व्यवस्था करना। पांचवे का काम है सेवा वगैरह करना। छठे का काम है जो गाड़ियां वगैरह है उनको खींचना। तो ये सारे इस तरीके से जो है युद्ध को कंट्रोल किया जाता था। तो 6 परिषद में काम होते थे। और सेना की सफलता जो होती थी वो मौर्य की कूटनीति का यानी उनकी चालाकी का महत्वपूर्ण योगदान था। इसलिए सेना सफल होती थी कि वो बहुत चालाक कुशल थे मौर्य। किसी भी दुर्ग पर यानी किले पर कब्जा करने का सर्वोत्तम सबसे अच्छा तरीका था उसकी घेराबंदी कर उस पर आक्रमण करना। फिर आता है गुप्तचरी। गुप्तचरी यानी कि जो जासूस होते हैं। भारतीय साहित्य ग्रंथों से हमें ज्ञात होता है कि राजा हमेशा गुप्तचर, चर अथवा गूढ़ पुरुष, चालाक पुरुष रखता था। यह गुप्त पुरुष गुप्तचर जो थे 3 श्रेणियों के होते थे, उच्च, मध्यम और निम्न। अर्थशास्त्र में गुप्तचरों का उल्लेख है। यह गुप्तचर शत्रु दुश्मन पक्ष के लोगों को अपनी ओर मिलाने का काम करते थे, और साथ में दुश्मन के क्षेत्र की सूचनाएं लाकर राजा को दिया करते थे। इसमें विष कन्याओं का भी जिक्र किया गया है। विष कन्याएं जो राजा की ओर से जाती थी वहां पे क्या नाम है दूसरे राजाओं का सफाया करके आती थी, या उनकी सारी खबरों को लाके राजा को दिया करती थी। फिर आता है प्रांतीय प्रशासन। मौर्य साम्राज्य, जैसा कि आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य काफी लंबा चौड़ा साम्राज्य था, लेकिन अपने विशाल साम्राज्य के कुशल अच्छे प्रशासन के लिए उसने विकेंद्रीकृत योजना अपनाई थी, यानी प्रशासन को बांट दिया था कई हिस्सों में। संपूर्ण साम्राज्य 4 प्रशासनिक विभागों में बटा हुआ था, जिसमें था पाटलिपुत्र, जिसका नेतृत्व मतलब मेन पाटलिपुत्र राजधानी थी, जिसको लीड स्वयं राजा किया करता था, तथा मंत्री और परिषद इसमें उसकी सहायता किया करती थी। अन्य 4 विभागों की जो 4 विभाग थे उनकी राजधानी इस प्रकार थी। उत्तर पश्चिम में अगर आप जाओ तो तक्षशिला राजधानी थी, पश्चिम में उज्जैन था, दक्षिण में स्वर्णगिरी थी, और पूर्व में तोसली हुआ करती थी। इनका उल्लेख अशोक के शिलालेखों में हुआ है। प्रत्येक विभाग, हर विभाग यानी वायसराय, कुमार अथवा आर्यपुत्र के अधीन था। हर एक राजधानी को कोई कुमार, वायसराय, गवर्नर या कोई आर्यपुत्र, राजा का बेटा जो है वो देखता था। जो राजा या उच्च अधिकारियों का कोई भी रिश्तेदार होता था वो भी उसको देख सकता था। फिर आते हैं स्थानीय प्रशासन के ऊपर।
जो प्रांत है, राज्यों का जो विभाजन था वो जिला और तहसील के बराबर छोटे छोटे क्षेत्रों में किया जाता था, जिसमें 100 गांव होते थे। 100 गांव को बोलते थे सिहानिक, 5 से 10 गांव को बोलते थे गोप, ये इनके अधीन थे, सॉरी। तो 100 गांव को जो देखरेख थी वो सिहानिक नामक अधिकारी करता था, 5 से 10 गांवों की देखरेख गोप नामक अधिकारी करता था, और इन सिहानिक और जो गोप है ये बड़े अधिकारी थे, इनके नीचे भी कुछ अधिकारी काम करते थे जिनको बोलते थे राजुक, यानी इनके अपने अपने कर्मचारी थे जिनको राजुक कहा जाता था, जिनके जिम्मे अपने अपने क्षेत्र से राजस्व वसूल करना और सामान्य प्रशासन के कार्य थे। वास्तव में वह जनता और सरकार के बीच कड़ी थे। प्रशासन की सबसे छोटी जो इकाई थी वो गांव हुआ करते थे, जिन्हें अत्यधिक शक्ति प्राप्त थी। वह सुरक्षा, अनुशासन, कृषि, राजस्व, भुगतान और भूमि और जल पर अधिक अधिकार आदि के मामले स्वयं तय किया करते थे। कृषि योग्य भूमि तो व्यक्तिगत रूप से लोगों के पास थी, मतलब किसानों के पास अपनी अपनी भूमि हुआ करती थी, लेकिन जो चारागाह था जहां पशुओं को चराते हैं वो चारागाह और जंगल पर सभी का सामूहिक अधिकार होता था, क्योंकि पशुओं को चराने के लिए सभी को एक कॉमन जगह चाहिए। अगर वो जगह लोगों को दे दी जाएगी तो फिर लोग सिर्फ अपने पशुओं को चराएंगे, दूसरे पशुओं को चराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इसीलिए चारागाह वगैरह जंगलों पर सभी का अधिकार हुआ करता था। फिर आते हैं नगर प्रशासन के ऊपर। अगर मौर्यों का नगर प्रशासन देखें तो कहते हैं कि मेगास्थनीज के अनुसार नगर के जो अधिकारी थे वो 6 परिषदों में बटे होते थे। प्रत्येक परिषद में 5 सदस्य होते थे, मैंने बता दिया 5 × 30, और प्रत्येक परिषद के जिम्मे विशेष कार्य थे। जैसे एग्जांपल ये नगर के लिए था और युद्ध के लिए मैंने आपको पहले बता दिया। जो पहली परिषद है इसका काम था औद्योगिक कलाओं से संबंधित जो भी औद्योगिक चीजें बन रही है उनकी सारी बातों की देखभाल करना, सारी चीजों की देखभाल करना पहली का काम था। जो द्वितीय परिषद है, दूसरा समूह है, उसका काम है विदेशियों की देखभाल करना, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी देखभाल ये करेगी। तीसरी परिषद का काम है जन्म और मृत्यु दर, कौन किसका जन्म हुआ है, कितने लोग मर गए हैं, ये सब लिखने का काम तीसरी का है। चौथी परिषद जो थी वो व्यापार की देखरेख किया करती थी। पांचवी का संबंध था निर्मित यानी बनी हुई वस्तुओं की जांच करना तथा मिलावट को रोकना। और छठी परिषद बिकी हुई सामग्री की कीमत उसका 10वां भाग कर के रूप में वसूल किया करती थी। इस प्रकार जो नगर है, नगर के पदाधिकारियों की नजर से जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ भी नहीं बच पाता था। यह अधिकारी जल, स्वास्थ्य, सफाई, सामाजिक भवन, मंदिर इत्यादि नागरिक सुख सुविधाओं की देखरेख किया करते थे। अशोक के राज्य आदेशों से, अशोक ने जो आदेश जारी किए उससे जाहिर होता है कि शांति और व्यवस्था बनाए रखने तथा नगर वासियों के विवादों के निपटारे के लिए नगर दंड अधिकारी होते थे। इन्हें नगर महामात्र कहा जाता है और इनकी नियुक्ति अशोक ने कर रखी थी, जो अशोक की धम्म की नीति का प्रचार भी किया करते थे। अब आता है अगला, न्यायिक प्रशासन। न्याय प्रशासन के शीर्ष पर सबसे ऊपर न्याय सुनाने के लिए राजा हुआ करता था। वह राज्य का सर्वोच्च सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय था, यानी सबसे अगर ऊपर अपील करनी है तो राजा के पास करनी होगी। गांव में जो मामले होते थे वो ग्रामवृत गांव के बूढ़े, और नगरों में अगर देखा जाए तो नगर महामात्रों द्वारा सुलझाए जाते थे। देहातों में जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके हैं बिल्कुल, तो उनमें राजूक अधिकारी हुआ करते थे जो मैंने बताए, तो वो न्याय वगैरह सुनाते थे। भूमि और उसके अधिकार संबंधी विवाद या वाद विवाद जो भी है उनकी सुनवाई के लिए राजूकी किया करते थे भूमि के मामले। कौटिल्य ने 2 प्रकार के न्यायालयों, पहला तो है कंटक शोधन, ये अदालत है, और दूसरा है धर्मस्थीय, धर्मस्थीय न्यायालय का उल्लेख किया है। मैं इसके बारे में बता देता हूं कि ये 2 प्रकार के न्यायालय हैं। जो ये वाला है, क्या नाम है, कंटक शोधन, समाज में कोई व्यक्ति ये झूठ बोलता है, चोरी करता है, तो समाज की जो लोग अपवाद है, समाज के लिए जो लोग समाज के कंटक है, समाज के लिए बुरे हैं, तो उनकी सुनवाई कंटक शोधन न्यायालय में होगी। उनको किस प्रकार का दंड मिलेगा कंटक शोधन तय करेगा। और धर्म के सारे मामले जो हैं वो धर्मस्थीय अदालत में पेश किए जाएंगे, जो भी धर्म से रिलेटेड मामले हैं। और उस समय सजा भी बड़ी खतरनाक हुआ करती थी। झूठ बोलने पे कहते हैं कि मुंह काला कर देना होगा, गधे पर बैठा के घुमाना होता था। अगर किसी ने ज्यादा बड़ा अपराध किया है तो हाथियों के नीचे, हाथी के पैरों के नीचे भी कुचलवा दिया जाता था। तो ऐसी सजाएं मौर्य साम्राज्य में उस समय चल रही थी, ताकि प्रशासन का डर हमेशा लोगों में रहे और लोग हमेशा राजा की आज्ञा का पालन करें और अपराध करने से बचें।
अब आता है निष्कर्ष पे। तो यह कहा जा सकता है कि मौर्यों के अधीन जो साम्राज्य था, वो संगठन जो था, जैसा कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेखों और में अन्य स्रोतों से हमें ज्ञात होता है, वह बहुत उच्च कोटि का था, अच्छा था। इस मजबूत संगठन में शीर्ष पर सबसे ऊपर राजा था, जो असीमित अनलिमिटेड शक्ति का अधिकारी था। उसके पास सुसंगठित बहुत अच्छी सैनिक व्यवस्था थी, अपराध नियंत्रण की अच्छी प्रणाली थी, राजस्व के नए स्रोत थे और एक विशाल नौकरशाही प्रणाली थी। और यह सब संयुक्त रूप से मिलजुल कर राज की सत्ता राजा को मजबूती प्रदान किया करते थे। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था को हमने आसानी से समझा, और बहुत आसान और अच्छा क्वेश्चन भी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मौर्यों के अधीन अर्थव्यवस्था और समाज पर एक निबंध लिखिए कि वहां की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वहां का समाज कैसा था। कह रहा है कि उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था को अगर देखें तो वो कृषि पर आधारित थी, यानी मेन लोगों का जो पहला काम था वो कृषि हुआ करता था। अर्थशास्त्र के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों, सिंचाई परियोजनाओं या परियोजनाओं, खाने हो गई, खुदाई जो होती है, वन हो गए, वन क्षेत्रों में, और व्यापार मार्गों पर लगाए गए करों द्वारा राजस्व की प्राप्ति होती थी। अतः राज्य की अर्थव्यवस्था इसी से मजबूत होती थी। चंद्रगुप्त के शासनकाल में सुदर्शन झील बांध परियोजना का निर्माण सिंचाई आपूर्ति के लिए किया गया था, ताकि लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सके। सिंचाई सेवाओं का लाभ उठाने के लिए सिंचाई कर देना पड़ता था। कपड़ा निर्माण उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित था। ग्रीक स्रोतों के अनुसार शहर के अधिकारी निर्मित बनी हुई वस्तुओं का निरीक्षण जांच करते थे, उनकी मात्रा चेक करते थे, गुणवत्ता क्वालिटी चेक करते थे, वे बेची गई वस्तुओं से कर टैक्स वसूल किया करते थे। पन्याध्यक्ष व्यापारिक गतिविधियों व व्यापारियों पर नजर रखने वाला अधिकारी था। शिलालेखों में आयात व निर्यात, खरीदने और बेचने के किए या दिए गए माल से भी टैक्स लेने, शुल्क प्राप्त करने का उल्लेख है कि जो माल खरीदा जाता था, जो माल लिया जाता था, उससे भी क्या होता था, उससे भी लोगों से टैक्स यानी शुल्क वसूल किया जाता था। उत्खनन द्वारा जब खुदाई हुई तो बड़ी संख्या में मोहरे प्राप्त होना महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र होना दर्शाता है कि मौर्य साम्राज्य एक व्यापारिक केंद्र भी था। इसके अलावा मथुरा क्षेत्र में अतरंजी खेड़ा भी प्रमुख शहरी केंद्र था, जहां पर लोग आवाजाही करते थे। मैगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 समूहों में बटा हुआ था। मैगस्थनीज ने अपनी ही एक कह सकते हो कि अपने ही एक विचार रखे हुए हैं। तो पहले पे उसने रखा दार्शनिक को, जो अपनी बातें बताता है, दूसरे पे सैनिक को, तीसरे पे पार्षद, चौथे पे किसान, फिर पांचवें पे चरवाहा, पांचवें पे कारीगर, और छठे पे 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, सॉरी। पहले पे दार्शनिक है, फिर सैनिक है, पार्षद है, किसान है, चरवाहा, कारीगर और मजिस्ट्रेट है। तो ये 7 समूह उसने बताए हैं। इन समूहों को जातियां कहा गया है। उसने इन समूह को जातियां कहा तथा इनमें से किसी को व्यवसाय परिवर्तन करने तथा अन्य जाति में विवाह करने की अनुमति नहीं थी। वो ये बताता है कि उस समय 7 भागों में समूह बटा हुआ था और ये जातियां थी, और ना तो ये अपना काम बदल सकती थी, ना ही दूसरी जातियों में विवाह करने की इनको अनुमति थी। अर्थव्यवस्था में ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया गया है कि वर्ण व्यवस्था मानी जाएगी और ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान दिया गया था। यह भी इसमें बात बताई गई है कि ब्राह्मणों ने जो वर्ण व्यवस्था दी है वो बिल्कुल ठीक दी हुई है। अशोक के शिलालेखों में असमान सामाजिक प्रकृति का संकेत देते हैं। अर्थशास्त्र में पितृसत्तात्मक समाज का अस्तित्व दिखाया गया है कि यहाँ पर पुरुष प्रधान समाज हुआ करता था। अर्थशास्त्र में महिलाओं के विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों का उल्लेख है कि महिलाएं अपने जीवन को चलाने के लिए कई तरह के काम करती थी, जैसे शाही अंगरक्षक सेना में शामिल थी, राजा परिवार की रक्षा किया करती थी, जासूस बनती थी, वैश्यावृत्ति करती थी, अपने शरीर को बेचा करती थी, सिलाई हो गई, व कताई का काम हो गया। वैश्यावृत्ति के संचालन के लिए गणिका अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता था। गणिका अध्यक्ष जो था वो वैश्यावृत्ति करवाया करता था लोगों से। तो ऐसे अधिकारी की भी बात बताई गई है। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अर्थशास्त्र के ऊपर है और ये 5वां क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा नहीं है बट आप ध्यान रखिएगा, 5वां क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र की बात करते हैं, देखते हैं। अर्थशास्त्र पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है टिप्पणी को लेकर के। तो अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य या चाणक्य, जो 4वीं सदी ईसा पूर्व का था,
उसके द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। सारी बातें इसमें बताई गई है। राज्य प्रबंधन विषय का यह प्राचीनतम ग्रंथ है कि राज्य व्यवस्था कैसी बनाई जाएगी, किस तरीके से होगी, ये सब बताया गया है। इसकी शैली उपदेशात्मक और सलाहात्मक भी है, यानी इसमें एक राजा को कैसे काम करना चाहिए उपदेश भी दिए गए हैं और ये सलाह भी दी गई है। प्राचीन भारतीय राजनीति का यह प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके रचनाकार के व्यक्ति का जो नाम है वो विष्णुगुप्त है। विष्णुगुप्त का गोत्र नाम कौटिल्य था, यानी कुटिल से उत्पन्न, और स्थानीय नाम उन्हें चाणक्य कहा गया। पिता के नाम चणक होने से ये लिया जाता है। इस ग्रंथ की जो रचना है उन आचार्य ने की जिन्होंने अन्याय तथा कुशासन, खराब शासन से क्रुद्ध नाराज होकर नंदों के हाथ में गए हुए शस्त्र, शास्त्र एवं पृथ्वी की शीघ्रता का जल्दी से उद्धार किया। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मौर्य वंश से पहले नंद वंश का राज था और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजा को हराकर जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी थी, क्योंकि नंद वंश के राजाओं का जो शासन था वो कुशासन पर आधारित था। तो चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईसा पूर्व का महामंत्री था। यानी चाणक्य जो था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री हुआ करते थे। उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग के लिए इस ग्रंथ की रचना करी कि चंद्रगुप्त मौर्य अच्छे से प्रशासन को चला सके। उसके लिए उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी, जिसका नाम रखा गया था अर्थशास्त्र। यह संस्कृत के सूत्र साहित्य के काल और परंपरा में रखा गया था। उस समय नियम लिखे जा रहे थे जब ये रखा गया था। यह शास्त्र अनावश्यक विस्तार से रहित है, इसमें कोई खराब चीजें नहीं है। अनावश्यक चीजों को बिल्कुल हटा दिया गया है। इससे समझने और ग्रहण करने में सरल, आसान है एवं कौटिल्य द्वारा उन शब्दों में रचा गया है जिनका अर्थ सुनिश्चित तय हो चुका है। अर्थशास्त्र में समसामयिक राजनीति, उस समय की राजनीति, अर्थनीति, विधि, समाज नीति, धर्म आदि पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इस विषय के जितने भी ग्रंथ अभी तक उपलब्ध हैं उनमें वास्तविक सही जीवन का चित्रण करने के कारण यह सबसे अधिक मूल्यवान है। इस शास्त्र के द्वारा न केवल धर्म की बल्कि अच्छे अर्थ की और काम का पालन होता है, इससे बल्कि अधर्म और अनर्थ का दमन भी होता है। यानी इसको अपनाकर हम अधर्म और अनर्थ को भी क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो ये जो अर्थशास्त्र है ये एक अच्छे प्रशासन का उदाहरण पेश करता है कि किसी भी राजा को अगर प्रशासन का संचालन करना है तो अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है उसके लिए। और मौर्य साम्राज्य में अर्थशास्त्र में इन सभी चीजों का बड़ी ही बारीकियों से जो है बताया गया है, वर्णन किया गया है। और ये चैप्टर जो था अब हमारा खत्म हो गया है। तो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम का टाइम है और जितने लोगों का भला करोगे उतनी ही ज़्यादा दुआएं लगेंगी। तो मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए लेते हैं आपसे अलविदा।